गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वीडियो नंबर 17 के साथ में वीडियो नंबर 17 ध्यान दीजिएगा। पिछले टॉपिक में हमने आपको मध्यचक्र और रजचक्र के बारे में कुछ बताया था। अब मध्यचक्र और रजचक्र में क्या अंतर है तो हम अंतर के बारे में जानेंगे। तो डाल हेडिंग मध्यचक्र और रजचक्र में अंतर। मध्यचक्र और रजचक्र, मध्यचक्र और रजचक्र में अंतर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हमें अंतर करना होता है तो टेबल बना के अंतर हमें करने हैं। तो इसमें टेबल बनाइए। यह आ जाएगा आपकी क्रम संख्या, यह आ जाएगा रजचक्र मध्यचक्र, और इधर आ जाएगा आपका रजचक्र। तो आप देखिएगा इस पर एक बार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था 12th में, इसलिए आपको टेबल बना करके इसका आंसर दे रहे हैं। तो गौर फरमाइएगा। पहला बिंदु कि मध्यचक्र नॉन प्राइमेट्स या अप्राइमेट्स स्तनधारी मादाओं में होता है। कौन सी मादा में होता है ये मध्यचक्र? यह है अप्राइमेट्स, यह है अप्राइमेट्स मादाओं में होता है। यह अप्राइमेट्स मादाओं में होता है। जैसे गाय, कौन कौन सी है? गाय, भेड़, कुत्ता, हिरण। गाय, भेड़, कुत्ता एवं हिरण आदि। इनकी अप्राइमेट्स मादाओं में होता है। जबकि रजचक्र यह केवल प्राइमेट्स मादा में होता है। यह केवल प्राइमेट्स, प्राइमेट एक गण होता है जो बहुत विकसित गण होता है। यह केवल प्राइमेट्स गण की मादाओं या मादाओं, प्राइमेट्स मादाओं में होता है। प्राइमेट्स मादाओं में होता है। जैसे मानव एग्जाम्पल है, जैसे मानव, बंदर आदि। पहला अंतर हो गया ये। दूसरा देखिएगा कि मध्यचक्र के दौरान रक्त का स्त्राव नहीं होता है। अर्थात मध्यचक्र में रक्त का स्त्राव, रक्त नहीं बहता है, यह रक्त का स्त्राव नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा। जबकि रजचक्र में मादा की योनि से रक्त का स्त्राव होता है। इसमें दूसरा अंतर देखें मध्यचक्र में, इसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता है। इसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता है। जबकि रजचक्र में, इसमें देखो, इसमें मादा की योनि से, मादा की योनि से रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का स्त्राव होता है। रक्त का स्त्राव होता है, मतलब रजचक्र के दौरान। अब आता है इसमें तीसरा जो अंतर है मध्यचक्र में। इस चक्र में मादाओं में मैथुन की प्रबल इच्छा जागृत होती है। कौन चक्र में? मध्यचक्र में। जबकि
रज चक्र के दौरान मैथुन की इच्छा जागृत नहीं होती है। तो देखिएगा मध्य चक्र में इस चक्र में मादाओं में मैथुन कॉपुलेशन मेटिंग मैथुन की प्रबल इच्छा जागृत होती है। प्रबल इच्छा जागृत होती है। जबकि रज चक्र में, इसमें लिखें अंतर, जबकि इसमें मादाओं में मैथुन की प्रबल इच्छा जागृत नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा कि जबकि इसमें कौन चक्र में, रज चक्र में मादाओं में मैथुन की प्रबल इच्छा जागृत नहीं होती है। एक अंतर और है इसका मध्य चक्र का, कि मध्य चक्र में या इसमें रज चक्र का अंतराल महीनों से लेकर वर्षों तक हो सकता है। जबकि इसमें 2 क्रमागत रज चक्रों के दौरान का अंतराल कितना होता है, 28 दिन का होता है। बहुत है ये 2-3 अंतर, फिर भी लिख लो एक और। इसमें रज चक्र का अंतराल महीनों से लेकर वर्षों तक होता है। जबकि रज चक्र में लिखो, इसमें 2 क्रमागत रज चक्रों के मध्य का अंतराल 28 दिनों का होता है। कितने दिनों होता है? 28 दिनों का होता है। तो ये कुछ अंतर थे रज चक्र और मध्य चक्र के दौरान। तो एक बार इनको दोबारा देखें कि मध्य चक्र ये एप्राइमेट्स मादाओं में होता है, जैसे गाय है, भेड़ है, कुत्ता है, हिरण है आदि। जबकि रज चक्र यह केवल प्राइमेट्स मादा में होता है, जैसे मानव, बंदर, एप्स आदि। ध्यान देना। दूसरा अंतर है कि मध्य चक्र में रक्त का स्त्राव नहीं होता है, अर्थात इसमें रक्त का स्त्राव नहीं होता है। जबकि इसमें मादा की योनि से रक्त का स्त्राव होता है। तीसरा देखें, इसमें मध्य चक्र में, इस चक्र में मादाओं में मैथुन की प्रबल इच्छा जागृत होती है, जबकि रज चक्र में मादाओं में मैथुन की प्रबल इच्छा जागृत नहीं होती है। अब आता है चौथे अंतर में, मध्य चक्र का अंतराल महीनों से लेकर वर्षों तक हो सकता है, जबकि रज चक्र का अंतराल या 2 क्रमागत रज चक्रों के मध्य का अंतराल 28 दिनों का होता है। तो आपके ये एक क्वेश्चन बनता था, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। अब आता है लैंगिकता। लैंगिकता क्या होती है या लैंगिकता किसे कहते हैं? अगला टॉपिक है आपके लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। लैंगिकता
सजीवों में लैंगिकता। तो देखिएगा आप इसमें लैंगिकता, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। प्रश्न बनता है कि लैंगिकता किसे कहते हैं। लैंगिकता के आधार पर सजीव का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा लैंगिकता सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, ध्यान दीजिएगा, सजीव दोनों होते हैं, पादप और जंतु। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान सामान्यतः दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के मध्य युग्मन की क्रिया होती है और इसे क्या बोलते हैं हम, लैंगिकता कहते हैं। तो देखिए लैंगिकता के आधार पर सजीव दो भागों में बांटा गया है, पादपों में लैंगिकता और सजीवों में जंतुओं में लैंगिकता। तो देखिएगा परिभाषा देखो इसकी, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान सामान्यतः दो विभिन्न समष्टियों, समष्टियों के युग्मकों के मध्य युग्मन की प्रक्रिया को लैंगिकता कहते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान देना। सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में जब लैंगिक जनन होता है तो उसके दौरान क्या होता है, दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के मध्य जो युग्मन होता है वह क्रिया क्या कहलाती है, लैंगिकता कहलाती है। अब ध्यान देना कि लैंगिकता के आधार पर सजीव दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें यह भी कह सकते हैं हम कि इस आधार पर सजीवों में लैंगिकता को दो भागों में बांटा गया है, या सजीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होती है। अतः लैंगिकता के आधार पर सजीवों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। पहला है पादपों में लैंगिकता, और दूसरा है जंतुओं में लैंगिकता। जंतुओं में लैंगिकता, अब हम एक एक का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। प्रश्न आता है कि लैंगिकता की दृष्टि से पादप कितने प्रकार के होते हैं। हम पढ़ेंगे पादपों में लैंगिकता। तो आप डालें हेडिंग, इसमें आता है पादपों में लैंगिकता। पादपों में लैंगिकता।
सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स। पहला टॉपिक ध्यान देना, देखिएगा कि लैंगिकता की दृष्टि से पादप निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखिएगा लैंगिकता की दृष्टि से, लैंगिकता की दृष्टि से पादप निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, लैंगिकता की दृष्टि से पादप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है उभयलिंगाश्रयी पादप और दूसरा है एक लिंगाश्रयी पादप। पहला है आपके उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी पादप, और दूसरा है एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी पादप। दो प्रकार के पादप होते हैं लैंगिकता की दृष्टि से, उभय लिंगाश्रयी पादप और एक लिंगाश्रयी पादप। उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी पादप, ध्यान देना। अब हम उभय लिंगाश्रयी पादप के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होते हैं उभय लिंगाश्रयी पादप? ए, उभय लिंगाश्रयी पादप, इसे हम द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। द्विलिंगी पादप। तो देखिएगा क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं ये पादप। उभय, उभय का मतलब दो, दोनों। तो ध्यान देना, जब एक ही पादप पर, ध्यान दीजिएगा, जब एक ही पादप पर नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं तो उन्हें उभय लिंगाश्रयी पादप कहते हैं या द्विलिंगी पादप कहते हैं। तो ध्यान देना, जैसे उभय लिंगाश्रयी पादप को द्विलिंगी पादप भी कहते हैं, जैसे नारियल, ध्यान देना आप, और कुकुरबिट्स के वृक्ष, कुकुरबिट जैसे ककड़ी, खीरा, लौकी, तुरई आदि, ये सब किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। तो इसी प्रकार देखो, जैसे बहुत से शैवाल होते हैं, बहुत से शैवाल एवं फंजाई, ध्यान दीजिएगा, बहुत से शैवाल या फिर फंजाई एवं पादपों में द्विलिंगता या उभयलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए, या द्विलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी और समथैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न आया था एक बार कि फंजाई एवं पादपों में उभयलिंगता की या फिर द्विलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उभयलिंगाश्रयी या उभय लिंगाश्रयी का उपयोग करते हैं। तो परिभाषा देखा आप इसकी। सबसे पहले ध्यान देना, जब एक ही पादप पर, जब एक ही पादप पर नर एवं मादा दोनों, नर एवं मादा दोनों जननांग, नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं तो उसे उभय लिंगाश्रयी
तो उसे उभय लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। पादप कहते हैं। कब? जब एक ही पादप पर नर एवं मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं तो उसे उभय लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल देखें कौन कौन से में है। हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि उभय लिंगाश्रयी पादप को द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी पादप को द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। उभय लिंगाश्रयी पादप को द्विलिंगी पादप भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, उभय लिंगाश्रयी पादप द्विलिंगी पादप कैसे होते हैं? नारियल, कौन सा है? नारियल। और कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के पादप, नारियल और कुकुरबिटेसी कुल के पादप, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और है इसके दौरान कि बहुत से फंजाई जो होते हैं उभय लिंगाश्रयी होते हैं और पादप भी क्या होते हैं? उभय लिंगाश्रयी होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाते हैं एक बार 2 नंबर का, तो उसको आप इंपॉर्टेंट करके लिखिए इसके अंदर कि इसमें आ जाता है आपके कि बहुत से फंजाई, बहुत सी फंजाई, फंजाई का मतलब होता है कवक, ध्यान देना, बहुत सी फंजाई एवं पादप। एग्जाम्पल क्या है? बहुत से फंजाई एवं पादप मतलब कवक एवं पादप या पादपों में, पादपों में शब्द क्या है? पादपों में द्विलिंगी स्थिति या द्विलिंगी स्थिति, पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित, द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए, उल्लेखित करने के लिए, करने के लिए उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी और उभय लिंगाश्रयी और समथैलसी, समथैलसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है। उभय लिंगाश्रयी और समथैलसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार अब आ जाते हैं आपके एक लिंगाश्रयी पादप। दूसरा कौन से पादप? एक लिंगाश्रयी पादप। किसकी दृष्टि से हैं ये? लैंगिकता की दृष्टि से। एक लिंगाश्रयी पादप, एक लिंगाश्रयी पादप। हम इनको ये भी कह सकते हैं, अब ध्यान देना कैसे होते हैं। जब नर एवं मादा जननांग भिन्न भिन्न पादपों पर पाए जाते हैं, अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? एक लिंगी पादप या एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। तो देखिएगा, जब परिभाषा रखें इसकी,
जब कब नर एवं मादा जननांग, नर एवं मादा जननांग, जब नर एवं मादा जननांग भिन्न पादपों पर पाए जाते हैं तो उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं, तो उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। जैसे पपीता, खजूर, एग्जाम्पल देखें, जैसे पपीता, खजूर आदि, पपीता, खजूर आदि। अब देखिएगा, बहुत सी फंजाई एवं पादपों में एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखो, बहुत सी फंजाई एवं पादपों में एक लिंगता या एक लिंगाश्रयी तथा एक मिनट को, बहुत सी फंजाई एवं पादपों में एक लिंगता करो इसको, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देना, उसी वे में है जैसे द्विलिंगता था, तो बहुत सी फंजाई एवं पादपों में एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलेसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, दोनों को बना करके प्रश्न क्या बनता है कि बहुत से फंजाई एवं पादपों में द्विलिंगता और एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, उभय लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए तो या फिर द्विलिंगता, दो शब्द हैं, द्विलिंगता और एक लिंगता। द्विलिंगता के लिए तो उभय लिंगाश्रयी और एक लिंगता के लिए एक लिंगाश्रयी। उसी वे में द्विलिंगी के लिए समथैलेसी और एक लिंगता के लिए विषम थैलेसी, दोनों को बनाकर प्रश्न आया था ये। तो ये पादपों में क्या हो गई, लैंगिकता। अब प्रश्न, पादपों में लैंगिकता है तो जंतुओं में भी लैंगिकता होनी चाहिए। जंतु भी क्या होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, ध्यान देना। तो डाल हेडिंग, अगला टॉपिक है जंतुओं में द्विलिंगता। तो ध्यान देना, लैंगिकता की दृष्टि से जंतु भी दो प्रकार के होते हैं, या दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, एक लिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। ये प्रश्न भी एक बार आ चुका है, तो देखिएगा। अब आती है जंतुओं में लैंगिकता, दूसरा जो टॉपिक था इसका, या फिर दो।
जंतुओं में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, एनिमल्स, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। तो देखिएगा इसमें क्या होता है कि लैंगिकता की दृष्टि से जंतु दो प्रकार के होते हैं। तो लिखो लैंगिकता की दृष्टि से, लैंगिकता की दृष्टि से जंतु निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लैंगिकता की दृष्टि से जंतु निम्न दो प्रकार के होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? पहला है एकलिंगी, एकलिंगी प्राणी या जंतु, और दूसरा है द्विलिंगी प्राणी या जंतु। एकलिंगी जंतु और द्विलिंगी जंतु। अब आप डालेंगे हेडिंग ए करके, एकलिंगी प्राणी या जंतु। प्रश्न आता है क्या एकलिंगी और द्विलिंगी जंतुओं में, एकलिंगी और द्विलिंगी जंतु क्या होते हैं? दो उदाहरण दीजिए प्रत्येक के, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, ऐसे हो सकता है। तो हम डालेंगे पहला हेडिंग कौन सा? एकलिंगी, एकलिंगी जंतु या प्राणी, एकलिंगी प्राणी। ये कैसे होते हैं? वे प्राणी जिनमें नर एवं मादा जननांग, कौन से जननांग? नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्राणियों में पाए जाते हैं, तो उन्हें एकलिंगी प्राणी जंतु कहते हैं। जैसे तिलचट्टा और सभी उच्च विकसित कॉर्डेट्स या विकसित प्राणी। तो हम भी क्या है? एकलिंगी प्राणी है, ध्यान देना। तो देखिएगा परिभाषा लिख के इसकी, वे जंतु या प्राणी जिनमें नर एवं मादा जननांग, नर एवं मादा जननांग अलग अलग, अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं, तो उन्हें पाए जाते हैं, तो उन्हें एकलिंगी प्राणी कहते हैं, तो उन्हें एकलिंगी प्राणी कहते हैं। मतलब भिन्न भिन्न जंतुओं में पाए जाते हैं, नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे तिलचट्टा, तिलचट्टा कॉकरोच बोलते हैं इसको, और सभी उच्च विकसित प्राणी, और सभी उच्च विकसित प्राणी। अब आते हैं दूसरा द्विलिंगी प्राणी, दूसरा है द्विलिंगी प्राणी। द्विलिंगी प्राणी या जंतु ये क्या होते हैं? वे प्राणी जिनमें नर एवं मादा जननांग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। अर्थात कैसे प्राणी? ऐसे प्राणी जिनमें नर एवं मादा जननांग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, तो उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु कहते हैं या प्राणी कहते हैं। जैसे केंचुआ, जोंक, स्पंज, फीताकृमि आदि, ये क्या होते हैं?
द्विलिंगी या एकलिंगी प्राणी होते हैं। तो क्या परिभाषा है इसकी? वे प्राणी जिनमें नर एवं मादा जननांग, जिनमें नर एवं मादा जननांग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, तो उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु कहते हैं या प्राणी कहते हैं, जंतु कहते हैं या प्राणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए केंचुआ, जौक, स्पंज और आ जाएगा आपके फीता कृमि आदि, फीता कृमि आदि और फीता कृमि आदि। तो ध्यान दीजिएगा, उतारें इसको। और इसमें एक टॉपिक और है लास्ट कि पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड के अंदर होता है। भाई ध्यान रखना, आपको दे रखा है इसमें कि पुष्पीय पादपों में बीजांड का उसका क्या बोलते हैं, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है? तो ध्यान देना, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। तो ध्यान देना, निषेचन के पश्चात क्या होता है? पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात उनके बाह्य दलपुंज और पुमंग आदि झड़ जाते हैं, जबकि केवल मादा जननांग स्त्री केसर रहता है। और मादा जननांग में युग्मनज का निर्माण होता है जो भ्रूण और बीज में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये एक छोटी सी क्रिया है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो पुष्पीय पादपों में बीजांड का निर्माण, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण। तो हमने पुष्पीय पादपों में जनन के बारे में अध्ययन किया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की जो घटनाएं थी, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो निषेचन के बाद में क्या होता है पुष्पीय पादपों में? तो युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है देखेंगे हम। इसमें लिखें पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण। यहाँ शुरू करें आप, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। कहाँ होता है? बीजांड के अंदर होता है। अब बीजांड कहाँ होता है? तो देखिएगा, बीजांड के अंदर होता है। अब देखो, निषेचन के पश्चात क्या घटना घटित होती है? पुष्प के बाह्य दल, पुष्प के बाह्य दल और पुंकेसर आदि झड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आदि झड़ जाते हैं। पुंकेसर आदि झड़ जाते हैं। क्या देना?
जबकि स्त्री केसर अंडप, जबकि स्त्री केसर ब्रैकेट में अंडप क्या होता है, पादप से जुड़ा रहता है, पादप से जुड़ा रहता है, पादप से जुड़ा रहता है। आगे लिखो, युग्मनज विकसित होकर, आगे है युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण एवं बीज में बदल जाता है, भ्रूण एवं बीज में बदल जाता है। क्या होता है, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण एवं बीज में बदल जाता है। आगे लिखो, अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। तो अंडाशय किसमें बदल जाएगा, फल में, फल के रूप में विकसित होता है। जो आगे चलकर फलवित्ती का निर्माण करता है, जो आगे चलकर, जो आगे चलकर फलवित्ती पेरिकार्प, फलवित्ती का निर्माण करता है, जो आगे चलकर फलवित्ती का निर्माण करता है। यह फलवित्ती यह फलवित्ती, फलवित्ती को पेरिकार्प कहते हैं भाई। यह फलवित्ती फल को सुरक्षा प्रदान करती है। फलवित्ती क्या करेगी, फल को सुरक्षा प्रदान करती है। बीज अनुकूल परिस्थितियों में, तो आगे बीज जो बना, बीज अनुकूल परिस्थितियों में, बीज अनुकूल परिस्थितियों में क्या करेगा, अंकुरित अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता है, अंकुरित होता है। बीज अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होता है और कई पादपों को जन्म देता है, और कई पादपों को जन्म देता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको दोबारा देखें कि पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। कहाँ होता है, बीजांड के अंदर होता है। निषण के पश्चात पुष्प के बाएं दल और पुंकेसर आदि झड़ जाते हैं। केवल क्या अवस्था है, इस तरीके से पादप से जुड़ा रहता है। अब युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है, भ्रूण एवं बीज में बदल जाता है। अब ध्यान देना, अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, जो आगे चलकर फलवित्ती का निर्माण करता है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। अब यह फलवित्ती क्या करती है, फल को सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो बीज बना, बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर क्या हो जाएगा, उसमें अंकुरित हो जाएगा और अनेक पादपों को जन्म देगा। इसी के साथ ये पाठ 1 समाप्त होता है। इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। आगे जो नेक्स्ट उसमें सेकंड पार्ट चालू होगा इस यूनिट का। धन्यवाद।